नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर चर्चा होने वाली है। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि प्राचीन ग्रंथों और दर्शन में हमारी शारीरिक ऊर्जा को किस नजरिए से देखा गया है? ये सच में हैरान करने वाला है। चलिए कीमियागरी की इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी सबसे बुनियादी ऊर्जा उच्च चेतना में बदल सकती है। ये जानकारी शरीर और मन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। जरा स्रोत से लिए गए इस अनोखे उदाहरण पर गौर करते हैं। इसमें लिखा है, कोयले को देखकर कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि रूपांतरित होने पर यही कोयला हीरा बन जाता है। दोनों के तत्व बिल्कुल समान है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी सबसे बुनियादी साधारण सी लगने वाली ऊर्जा और सबसे उच्च स्तर की चेतना, दोनों का कच्चा माल असल में एक ही है। बस जरूरत है तो उस सही प्रक्रिया की जो इस कोयले को हीरे में बदल सके। तो आज हम किन चीजों पर नजर डालेंगे? पहला है प्रेम का उद्गम, दूसरा शरीर और मस्तिष्क का संबंध, तीसरा ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह, चौथा दमन के बजाय रूपांतरण और अंत में हम देखेंगे जागरण के 4 व्यावहारिक कदम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रेम का उद्गम और स्रोत को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण। यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। एक तरफ पारंपरिक सामाजिक दृष्टिकोण है जो हमारी मूल शारीरिक ऊर्जा, खासकर यौन ऊर्जा को एक पाप या एक ऐसे संघर्ष के रूप में देखता है जिससे इंसान को जीवन भर लड़ते रहना है। लेकिन दूसरी तरफ योगिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग बात कहता है। ग्रंथों के मुताबिक यही ऊर्जा प्रेम और उच्च चेतना का बीज है। इसे प्रेम की गंगोत्री या मूल स्रोत माना गया है। मतलब ऊर्जा अपने आप में ना तो अच्छी है ना बुरी, बल्कि ये वो पवित्र शुरुआत है जहां से असल प्रेम जन्म लेता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये गंगोत्री है तो रुकावट कहाँ है? स्रोत ग्रंथों में एकदम साफ किया गया है कि असली समस्या ये प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि हमारा अहंकार या ये मैं की भावना है। ये मैं एक बहुत मजबूत दीवार की तरह काम करता है। यही अहंकार उस मूल ऊर्जा को दूसरों के साथ एक गहरे जुड़ाव और एकता की भावना में बदलने से रोक देता है। जब तक ये मैं की दीवार खड़ी है, तब तक उस असीम एकता का अनुभव करना लगभग असंभव है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शरीर और मस्तिष्क का संबंध और इनके बीच का रासायनिक जुड़ाव। मस्तिष्क के चारों ओर मौजूद एक बेहद खास तरल पदार्थ की बात करते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और योग में ओजस कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार ये कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बुनियादी शारीरिक ऊर्जा का ही एक बहुत ही परिष्कृत और सूक्ष्म रूप है। यही वो रसायन है जो हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को गहराई से पोषण देता है। ये तुलना इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। फास्फोरस और लेसिथिन के इन आंकड़ों को देखिए। ये दोनों सूक्ष्म रासायनिक तत्व हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं और नसों को बनाने के काम आते हैं, और बिल्कुल यही तत्व शारीरिक और यौन द्रव में भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि शरीर के दोनों छोर आपस में एक ही रसायन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक ही कच्चा माल। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि जब इस सीमित और कीमती शारीरिक पूंजी को लगातार शरीर से बाहर बहा दिया जाता है, तो इसके नुकसान क्या हैं? स्रोत सामग्री इस भारी कीमत का बहुत स्पष्ट विवरण देती है। इसके लगातार क्षय से मानसिक धुंध या ब्रेन फॉग छाने लगता है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। तंत्रिका तंत्र के कमजोर होने से स्वभाव में बिला बात का चिड़चिड़ापन आ जाता है। ओजस या आंतरिक जीवन शक्ति की भारी कमी हो जाती है। इसे सच में ऊर्जा का पूरी तरह से दिवालियापन कहा गया है। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह और इसमें मेरुदंड की भूमिका। चलिए मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के इन अलग अलग चरणों को समझते हैं। सबसे निचले केंद्र पर यह ऊर्जा केवल बुनियादी शारीरिक रूप में मौजूद होती है, लेकिन जब ये ऊपर की ओर बहने लगती है और हृदय केंद्र पर पहुंचती है, तो ग्रंथों के अनुसार यह गहरे प्रेम में बदल जाती है, और ऊपर उठने पर तीसरे नेत्र के केंद्र पर पहुंचकर यह शुद्ध जागरूकता बन जाती है। अंततः जब यह सहस्रार या 7वें द्वार पर पहुंचती है, तो यही ऊर्जा उच्च चेतना और एक पूर्ण आध्यात्मिक जागरण का रूप ले लेती है। इस दर्शन में इस बात को महज एक किताबी विचार की तरह नहीं, बल्कि एक वास्तविक शारीरिक अनुभव की तरह बताया गया है। इस उद्धरण पर ध्यान दें।
जैसे जैसे आगे बढ़ा जाता है या महसूस होता है कि ऊर्जा रीढ़ से ऊपर की ओर उठ रही है। जीवन में जो कुछ भी क्षुद्र और निम्न है वो नीचे घाटी में गिर जाता है। ये बिल्कुल वैसा अनुभव है जैसे कोई किसी ऊंचे पहाड़ के शिखर पर पहुंच रहा हो और सारा सांसारिक शोर नीचे पीछे छूट रहा हो। अब चौथे भाग पर आते हैं, दमन के बजाय रूपांतरण और जागरूकता की ऊष्मा। दमन और रूपांतरण के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक वृत्तियों के जबरदस्ती दमन से हमेशा भीतर एक गहरा आंतरिक संघर्ष पैदा होता है, जो कई मानसिक उलझनों का कारण बनता है। प्रकृति से लड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा हो। इसमें हार तो तय है। इसके बजाय ग्रंथों में साक्षी भाव यानी सिर्फ चुपचाप देखने की स्थिति पर जोर दिया गया है। जब भीतर उठने वाली ऊर्जा को बिना कोई प्रतिक्रिया किए केवल देखा जाता है तो यह जागरूकता एक ऊष्मा का काम करती है, और यही ऊष्मा प्राकृतिक रूप से उस ऊर्जा रूपी पानी को उबालकर ऊपर उठती हुई भाप में बदल देती है। इस पूरी प्रक्रिया का मूल मंत्र एकदम साफ है। लक्ष्य जीवन की ऊर्जा का दुश्मन बनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर उठने वाले उस प्राकृतिक तूफान का एक शांत और निष्पक्ष दर्शक बनना है। जब खुद से ही शत्रुता और संघर्ष खत्म हो जाता है, तभी सही मायनों में असली रूपांतरण घटित होता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम भाग, जागरण के 4 कदम और इनके व्यावहारिक प्रयोग। दिनचर्या में शामिल किए जा सकने वाले इन 4 व्यावहारिक कदमों को देखते हैं। पहला है सात्विक भोजन, यानी ऐसा भोजन जो हल्का हो और आसानी से पच जाए ताकि शरीर में व्यर्थ की उत्तेजना ना हो। दूसरा कदम है विचारों का उपवास। दिन भर मीडिया और दृश्यों के रूप में जो भी मानसिक खुराक ली जाती है उसे बहुत ही सतर्कता से फिल्टर करना होगा। तीसरा, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखने का अभ्यास करना। और चौथा है रात की एक व्यवस्थित तैयारी, जिसमें सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोना और कुछ मिनटों का ध्यान करना शामिल है। और हाँ, 90 के इस आंकड़े को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। स्रोत सामग्री में बार बार नर्वस सिस्टम को सही और स्वस्थ रखने के लिए रीढ़ की हड्डी को ठीक 90 डिग्री के कोण पर सीधा रखने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। एक सीधी रीढ़ की हड्डी ही शरीर में वो खुला मार्ग बनाती है जिससे होकर ऊर्जा बिना किसी रुकावट के सरलता से मस्तिष्क की ओर प्रवाहित हो सके। रात की उस दिनचर्या के पीछे का विज्ञान भी काफी तार्किक है। विज्ञान के मुताबिक जब सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोए जाते हैं तो शरीर की गर्मी सिर से नीचे पैरों की तरफ खिंच जाती है। ऐसा होने से मस्तिष्क शांत हो जाता है, जो मन को एक बहुत ही शुद्ध, शांत और कचरा मुक्त नींद के लिए तैयार करता है। यानी ये छोटी सी शारीरिक क्रिया सीधे तौर पर मानसिक स्थिति को बेहतर बना देती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। यदि शारीरिक ऊर्जा ही उस उच्च चेतना और आध्यात्मिक जागरण का बिल्कुल सटीक कच्चा माल है, तो आज इसे किस दिशा में मोड़ने का चुनाव किया जाएगा? क्या इसे बेहोशी में यूं ही बहने दिया जाएगा या फिर जागरूकता की ऊष्मा से इसका रूपांतरण किया जाएगा? इस सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से सोचने का एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।